अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया, जिससे मजमूई तौर पर टैरिफ का जो बोझ है, जो भारत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाएंगी, वो अब 50% हो जाएगा। 50% जब हो तो वो कंपैरेटिव नहीं रहता। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हम टेक्सटाइल काफ़ी 4-5 अरब डॉलर की अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे ऊपर है 19% की शरह से टैरिफ, बांग्लादेश के ऊपर है 20%, इसी तरीके से थाईलैंड पे भी प्रोबेबली 20 है। और अमेरिका यही टैरिफ अगर भारत के ऊपर 50% कर दिया जाए तो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं एकदम से 30% या 31% इजाफी ड्यूटी की वजह से वो मार्केट कंपेटिटिवनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है भारत के लिए, क्योंकि उसका 130 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के साथ। भारत की फेवर में 50 अरब वो सालाना कमाता है अमेरिका से। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग बड़ी है। जंग सिर्फ ये नहीं है कि 50 अरब डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको कैसे ठीक करना है। जब से कोरोना शुरू हुआ तो इंडिया ने रूसी तेल अर्जा नरखों पे ख़रीदना शुरू किया, रायती कीमत के ऊपर। मार्केट के अंदर जो भी कीमत होती थी, रूस उससे कम कीमत के ऊपर चीन को भी देता था और इंडिया को भी देता था। इंडिया ने ये काम फर्दर ये शुरू किया कि वहाँ रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में तो रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी बड़ी पुअर है, लेकिन इंडिया के पास बड़ी ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है। रूसी तेल ख़रीदा सस्ता, उसको रिफ़ाइन किया। यूरोप ने बराह रास्त एनर्जी परचेज़ के ऊपर रूस के साथ बैन लगा दिया था यूक्रेन की जंग के बाद। तो वही जो तेल था वो इंडिया के रास्ते दोबारा जाता था और यूरोपियन मंडियों तक पहुंच जाता था। और वो जो डिफरेंशियल था, वो प्रीमियम जो था, वो 4-5 साल से भारत कमा रहा था। ये भी लड़ाई का छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा आ जाता है ब्रिक्स के ऊपर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये जो 4 ममालिक ने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया हुआ है, ब्रिक्स का जो मॉडल है, उसमें ये मुकामी करेंसीज़ में ट्रेड की राह हमवार कर रहे हैं और मुस्तकबिल में ये डॉलर को रिप्लेस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल परचेज़ के लिए भी, जो इनकी बाहमी तिजारत है उसके लिए भी। तो सिर्फ इंडिया और चाइना की आबादी का ही सिर्फ हिसाब ले लें तो 1.5 रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें तो 3 अरब आबादी जो है, 3 अरब दुनिया के जो लोग हैं वो चीन में और इंडिया में बसते हैं। तो इन दोनों की ट्रेड प्लस ब्राज़ील और रशिया बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इनकी ट्रेड अगर ये डॉलर को छोड़ के मुकामी करेंसीज़ में तजारत करना शुरू कर देती है तो बहुत बड़ा ख़तरा अमेरिकी इकॉनमी को यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का पूरा इन्हिसार डॉलर के इर्द गिर्द घूमता है। पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेड डॉलर में है। पूरी दुनिया में जो एक सेंट्रल करेंसी है वो गोल्ड रिजर्व्स के तौर पर सारे सेंट्रल बैंक्स रखते हैं, लेकिन वो डॉलर है। हमारा सारा जितना कर्जा है हमारा वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। पाकिस्तान की इकॉनमी में 25-30 सालों में अगर मैं एक बड़ी चीज़ बताऊं कि क्राइसिस की वजह क्या बनती है तो सिर्फ डॉलर की कमी है, क्योंकि हम उतना डॉलर कमा नहीं पाते। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी हैं, 30 अरब डॉलर के करीब पहुँची हैं बड़ी मुश्किल से। इंपोर्ट्स हम कर लेते हैं, कोई 60, 70, 80 अरब डॉलर ले जाते हैं। तो ये जो 40-50 अरब डॉलर हर साल हमारे पास डॉलर की कमी होती है ना, ये हमारा हुलिया बिगाड़ देती है। उसमें से 25-30 अरब डॉलर आ जाता है रिमिटेंसेस से, कुछ 4-5 अरब डॉलर हम किसी दोस्त मुल्क से कर्जा उठाते हैं, बाकी हम पुराने कर्जे रोल ओवर कराते हैं। अमेरिका को ये क्राइसिस नहीं है, क्योंकि डॉलर उसका अपना है, वो डॉलर चाप लेता है। बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है, बड़ा फिजिकल डेफिसिट है, लेकिन इसके बावजूद चलता जा रहा है, इसलिए कि डॉलर उसके पास खुद मौजूद है, वो और छाप लेता है, उसका काम चल जाता है। पाकिस्तान को ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है। अगर ये इंडिया, चाइना, रूस, ब्राज़ील और दीगर जो रुकन ममालिक हैं ब्रिक्स वाले जो ट्रेडिंग ब्लॉक है उसके, वो डॉलर को ही छोड़ दें तो फिर तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करता है ट्रंप और अमेरिका। और इस वक्त वो एक्ट ऑफ वॉर ही है जो इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर रहा है। गो मेरा ख्याल ये है कि सूनर और लेटर ये दोनों आपस में दोबारा से एग्रीमेंट करेंगे। ये जो 25%, 50% टैरिफ आयद हो रहे हैं, इंडिया भी दबाव में आएगा। इंडिया इतना तगड़ा नहीं है। 25 सालों में बिल क्लिंटन के विज़िट के बाद से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बिल्ड किया इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए। तो उसकी इकॉनमी हमारे से बहुत तगड़ी होगी, उसका साइज़ भी हमसे बड़ा। तो लेकिन जैसे ही वो दस्ते शफ़क़त उसका अमेरिका का उसके सर से हटेगा तो वहाँ क्राइसिस भी शुरू हो जाएगा, क्राइसिस आएगा। और वो रियलाइजेशन जैसे ही डेवलप होगी तो फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और दोबारा एग्रीमेंट की कोशिश करेंगे, वैसे ही जैसे चाइना और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ। ट्रंप पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 100% टैरिफ, 200% टैरिफ। जब जवाबी वार किया चाइना ने और ट्रंप को एहसास हुआ कि उसकी अपनी इकॉनमी ख़तरे में है, तो फिर अब वो कहते हैं मेरे प्रेसिडेंट शी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट भी हो गया। तो ये आज की एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर प्रोग्राम में अपने शुरा से राय भी लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के जो DG ISPR हैं जनरल अहमद शरीफ, उनका एक बयान है जो इकोनॉमिस्ट में छपा है, और वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसके ऊपर इंडिया के अंदर आज काफ़ी तहलका मचा हुआ है।
उन्होंने कहा कि अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है या करने की कोशिश करता है तो हम इस दफ़ा मशरक़ की जानिब से इंडिया के ऊपर वार करेंगे। अब ये आप मशरक़ी पाकिस्तान को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इंडिया सारे में इस वक्त वो एक उनके अंदर जो क्योस या अफरा तफरी मची है ना इस बयान के बाद, वो इसीलिए पैदा हुई है कि जब उनके जहन में आ गया कि बांग्लादेश वाली साइड से इंडिया के ऊपर हमलावर होंगे। पाकिस्तान का जो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि वहाँ जो उनके इकनॉमिक हब हैं, इकनॉमिक सेंटर्स हैं, हम उनको हिट करेंगे। और पाकिस्तान के पास मिज़ाइल पावर मौजूद है, हम यहाँ से बैठ के मिज़ाइल जैसे अल-फतह चलाते थे, पूरे इंडिया को हिट करते थे। तो अभी बहुत कुछ और भी है, शाहीन है, गौरी है, आप उनको चलाएँगे तो इंडिया के जितने बड़े बड़े मराकज़ हैं सारों को हिट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आज इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया। पूरा मीडिया उनका, पूरे उनके वो जो रॉ प्रोमोटेड एनालिस्ट का एक ग्रुप है, वो सुबह से शोर मचा रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते कुछ इंडिया के ऊपर हमला करने का पाकिस्तान प्लान बना रहा है। पाकिस्तान ऐसा प्लान नहीं कर रहा। अब दोबारा मस्ती करेंगे तो यहीं से पाकिस्तानी सरजमीन से बटन दबाएंगे और वो मिसाइल चलेंगे, और वो पूरे इंडिया को अपनी लपेट में लेने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और उनका ही आगे चल के बयान ये है कि इंडिया को ये पता होना चाहिए कि हम उसको कहीं भी मार सकते हैं, उसको ये एहसास होना चाहिए। उन्होंने हमारी एयर बेसिस को इस दफ़ा और सिविलियन टारगेट को हिट किया। पाकिस्तान की जानिब से जब जवाबी वार था तो वो प्रिसाइजली मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया। उन्होंने मुरीदके में जब आके एक मस्जिद पर या मुजफ्फराबाद में जाके या बहावलपुर में जाके मसाजिद और मदरसों पर अटैक किए, सिविलियन टारगेट्स हैं जिसको हिट किए। वो दहशतगर्द वहाँ कोई नहीं था। मस्जिद को अटैक करने के बाद बहावलपुर के अंदर भी वो मौलाना मसूद अज़हर की वो फैमिली, उनकी बहन की फैमिली थी जो उसके अंदर शहीद हुई है, और उसके ऊपर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ खौफ खुदा भी नहीं है उनको। लेकिन यहाँ से जब जवाबी वार गया, जिसमें जहाज़ भी गए पहले दिन, और बाद में उनकी बेसिस अटैक हुई हैं। S-400 का उनका जो एक मेन मरकज़ था, जो बड़ी सक्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स की कंसिडर की जानी चाहिए, उसको अटैक किया गया। तो फिर उसके होश ठिकाने हुए कि यहाँ से जवाबी वार तगड़ा है। तो इस दफ़ा ऐलान यह है कि हम जाएंगे तो आपके जो इकनॉमिक सेंटर्स हैं उनको भी जाके तो हिट करेंगे। ये दो खबरें आज के प्रोग्राम के लिए। और हमारे साथ शुरका है सार जट साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ होंगे, और सरदार मसूद खान पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर और वेल रिनोन्ड दुनिया सारी में काबिल एहतराम सफारतकार सरदार मसूद खान। सर आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मसूद साहब आप ही से आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। पहले तो ये जो टैरिफ वॉर है इंडिया और अमेरिका के माबैन, ये बता दीजिए कि इसका अंजाम कार क्या होगा, कहाँ जाके ये चैप्टर क्लोज़ होगा? नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आपसे बात करके खुशी हो रही है। और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो इतना जामे है, सारे नुकात आपने उठा लिए हैं और उसके बाद आदाद शुमार भी दिए हैं, तो मैं आपकी तजज़िये से बेहद मुतासर हुआ हूँ। आपने तमाम अमूर का अहाता कर लिया है। उसमें मैं थोड़ा बहुत इजाफ़ा करना चाहता हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान के वाशिंगटन में गुनाहों की फहरिस्त में दो और गुनाह शामिल हैं। एक ये कि हिंदुस्तान ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और बहुत अरसा पहले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दौर में ये बावर करवाया वाशिंगटन को कि वो चीन के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, उनका काउंटर वेट है, और स्ट्रेटिजिक, फ़ौजी, सियासी, माशी हर एतबार से चीन का मुकाबला करेगा। तो जो अस्करी शिकस्त हुई उनको मई की जंग में, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग थी, वो तो खैर उनका भांडा फूट गया। लेकिन उसके अलावा जब भी मैं वाशिंगटन में ख़ुद था तो उस वक्त जो है ये क्या साराई हो रही थी, रायज़नी हो रही थी कि ये लोग ये किरदार अदा नहीं कर सकते, ना तो इनकी नीयत है, यानी सियासी नीयत नहीं है, ना इनमें इस्तेदाद है। तो ये सदर ट्रंप को भी बताया गया है, उनकी पूरी काबीना को पता है कि हिंदुस्तान धोखा दे रहा है, चीन के साथ माशी और तजारती ताल्लुकात बढ़ा रहा है। दूसरा गुनाह उनका ये है कि जब सदर ट्रंप ने, मार्को रूबियो ने, जेडी वैंस ने बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक होलनाक और बहुत ही ख़तरनाक जंग को ख़त्म करवाया, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान ने अखलाकी और सियासी और सफारती रवायात को बालाए ताक रखते हुए न सिर्फ इकरार नहीं किया बल्कि इनकार कर दिया, और वो मसला कश्मीर के सिलसिले में जो सालसी का पैगाम था उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। तो इस तरीके से एक डिफाइंस है। डिफाइंस पहले से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन उस ज़माने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम तर्जुमान हिंदुस्तान के गुनाहों की पर्दापोशी करते थे और उनके माला झपते रहते थे कि ये जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और उसके अलावा ये इंडो पैसिफिक का बहुत बड़ा पहलवान है।
तो वो मिथ शैटर हुई है। तो अब जो है हिंदुस्तान जो है ये तजिए करवा रहा है कि हम तो बहुत बड़ी इकानमी है और हमारे पास जो है ज़र मुबादला के बहुत ज़खायर हैं, शायद 675 अरब के करीब हैं, लेकिन उन्होंने जब इनके मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने गुड फेथ में मुज़ाकरात नहीं किए, उनको धमकी दी जो इनके हम कलाम लोग वहाँ थे, जो इनके मुखातबीन थे, और ज़रात को और मिनरल्स को खोलने से इनकार कर दिया। वो चाहते हैं, जो सदर ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो मुफाद 100% उठाता है, यानी अपने नुक्ता नज़र से, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन दूसरी तरफ जिससे अमेरिका को मुफाद हो सकता है वो नहीं पहुंचा रहा। इसीलिए अमेरिका ने, आपको याद होगा कि जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं उनको ये सलाह दी थी कुछ ही अर्सा पहले कि यहाँ सरमायाकारी हिंदुस्तान में ख़त्म कर दो। अच्छा, एक बारीक सा नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो रूस से तिजारत कर रहे हैं, उसके बाद चीन के साथ कर रहे हैं, ब्रिक्स में कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की अभी भी वाशिंगटन में और आलमी निज़ाम में एक ऐसी हैसियत है कि अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो फिर मगरबी यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक जो हैं जो अमेरिका के हलीफ हैं, वो भी हाथ खींच लेते हैं। इस तरीके से भारत को आलमी मंडियों में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी बल्कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जी हम तो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे या गैस नहीं खरीदेंगे। तो ये एक उनका आर्जी जो है मैकेनिज्म है, वो ज़रूर खरीदेंगे। तो ये कुछ अमूर हैं जिसकी वजह से मसूद साहब, लेकिन आज ही विटकॉफ की मॉस्को के अंदर मुलाकातें भी थी, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है कि इधर तो टैरिफ वॉर चल रही है लेकिन वहाँ वाशिंगटन इंगेज भी कर रहा है मॉस्को को, कि विटकॉफ तो इस वक्त मॉस्को में बैठे हुए हैं। जी, वो विटकॉफ से ज़रूर रब्ता करेंगे। जो सदर ट्रंप की तरजीहात में एक चीज़ ये है कि यूक्रेन की जंग को बंद किया जाए, लेकिन जो हिंदुस्तान ने उससे फ़ायदा उठाया है उसके ऊपर वो बहुत नाराज़ हैं। एक चीज़ जो शायद पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, चीन ने यह सिलसिला शुरू किया था करेंसी स्वैप का, और पाकिस्तान पहले ममालिक में था। हम यहाँ जो है बहुत सारे मामलात के सिलसिले में, प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में युआन इस्तेमाल करते हैं और वो पाकिस्तान रूपी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से करेंसी स्वैप हो जाता है। ये उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो है डॉलर की एक मुतबादल करेंसी तो नहीं मुतारिफ करवाई गई, लेकिन ये एक किस्म का निज़ाम उभर रहा है और अमेरिका इसकी वजह से बहुत नर्वस है और वो समझते हैं कि हिंदुस्तान इसकी क़यादत कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। तो और न्यू डेवलपमेंट बैंक बना दिया है, उसके बाकायदा जो है एक तो AIIB है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बैंक है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सस्टेन करता है। तो उसमें देखिए भारत की मुनाफिकत के एक तरफ BRI और सिपेक की मुखालफत करता है, लेकिन आला तरीन ओहदों पे फायज है वहाँ AIIB में। इसी तरीके से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का इंजन है वो हिंदुस्तान चला रहा है। तो जाहिर है कि इस वजह से ये कशीदगी रहेगी। हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि जनाब इट्स अ लॉन्ग गेम और जो है हिंदुस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वाशिंगटन को उनकी तरफ लौटना पड़ेगा। और जो है मार्को रूबियो ने कुछ थोड़ा सा यानी मतलब मोतदल सा बयान दिया है, उसने वो सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल की जो सदर ट्रंप ने इस्तेमाल की है। इससे एक चीज़ जो है पाकिस्तान को बेतहाशा स्पेस मिली है और ये हिंदुस्तान के हवाले से नहीं मिली बल्कि बराह रास्त अमेरिका से मिली है। तो इस स्पेस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के उतार चढ़ाव में बाज़ औक़ात इस किस्म के लम्हात बहुत ट्रांसिएंट होते हैं। तो जितना पाकिस्तान मुफाद उठा सकता है और जितना इनको ठोस बुनियादों के ऊपर अमेरिका के साथ माशी और तजारती ताल्लुकात कायम कर सकता है और मगरबी यूरोप से कर सकता है, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत सूदमंद साबित होंगे। बिल्कुल सही है। निसार जट साहब, आप कैसे देखते हैं? हमारी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी की 2-3 शिकायतें हैं। वो कहते हैं कि यहाँ बिजली बहुत महंगी है इस पूरे रीजन में, इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश अफगानिस्तान के मुकाबले में हमारे यहाँ महंगी है। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो 11% पे टिका हुआ है। सारे मांगते थे कि इसको 9% पे लाएँ, वो नहीं लाए। तो आपकी बिजनेसमैन जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार करेगा बेचने के लिए अमेरिकी मंडियों में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाकियों के मुकाबले में पहले ही ऊपर है। तो हमें मौका मिला है तो फ़ायदा उठाने के लिए कोई स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक साहब, ये जितनी भी इंडिया की सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इस पर माशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउस और तमाम सबका एक बड़ी गहरी नज़र है।
लेकिन इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इंडिया ने उनके साथ बिजनेस किया है, और हमारा जो रिलेशन है यूएसए के साथ वो स्ट्रेटेजिक है। मतलब कि हम आर्जी हमसे वो हैप्पी रहते हैं, जब नाराज़ होते हैं और वो चले भी जाते हैं, फिर हमसे आमतौर पर पूछते जब भी नहीं उनका है। इस इलाके के अंदर फॉरेन पॉलिसी गोल्स हो तो हम इत्तेहादी बन जाते हैं, हम जब वो इत्तेहादी पूरा हो बन जाए तो जाते फिर वो हमारे पे वो सैंक्शंस हमारे लगा देते चले हैं। जाते माजी हैं। यही है हमारा। माजी हमारा यही है। देखें ना, अफगानिस्तान वॉर में हम आए, हमने लाखों जानें दे दी, हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया, हमने अपने मुल्क में ब्लास्ट दहशतगर्दी को फेस किया। और एक दफ़ा नहीं, दो USA दफ़ा, पहले जहाद अफगानिस्तान में, फिर 9/11 के बाद। और उसके बाद फिर जब अमेरिका ने यहाँ से जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने हमसे पूछना भी गवारा नहीं किया और वो यहाँ से मूव कर गया। तो हमने कभी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को इंगेज नहीं किया, हमने ट्रेड के हवाले से इंगेज नहीं किया, हमने अपनी सलाहियतों के हवाले से इंगेज नहीं किया। और आज भी अगर हमारी कोई वहाँ पर कबूलियत है तो वो स्ट्रेटेजिक उसके एंगल में है। पॉलिटिकली आपकी वहाँ पर कोई सह नहीं है। लेकिन अभी इस इलाके के अंदर उनका कौन सा ऐसा फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है? अफगानिस्तान अभी लगता नहीं है कि वो बर्निंग इशू है कि अमेरिका को बड़ी जरूरत पड़ गई है। मैं थोड़ा सा ये इतना बता दूं कि ये जो वॉर हुई है ये पाकिस्तान को रास आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी। इसमें सुबकी हुई है इंडिया की, ठीक है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है कि हमने इस वक्त, मतलब कि जो उनके मसाइल हैं वो उनके मसाइल यूएसए के साथ है, पाकिस्तान की वजह से नहीं है, लेकिन उनके मसाइल के सामने खड़े हुए थे, हमारी पोजीशन स्ट्रांग हुई है। अब हमने अपनी इस पोजीशन को क्या ऐसे मुफादात की तरफ लेकर जाना है कि जो सिर्फ टाइम बीइंग होंगे, हमारी इकॉनमी डिस्कस होगी। मुशर्रफ साहब आपको खुलकर बात कर देते हैं कि मुशर्रफ साहब आए, उनका जी मैं जो है पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करूँगा, वो टेम्परेरी रही। उसके बाद जिसने आकर ये दावा किया वो टेम्परेरी रहा। मुस्तकिल कंटिन्यूड पॉलिसी हमारे पास कभी भी इकॉनमी के हवाले से नहीं रही। और इकॉनमी अगर हम ये सपोज करते हैं कि कोई हमारी ठीक करेगा और ये पार्लियामेंट ने अपना काम नहीं करना, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी खामख्याली है। हमें अल्टीमेट ये फैसले पार्लियामेंट में लेकर आने होंगे और सियासतदानों ने अपना जो है वो इनपुट देना होगा, सियासतदानों ने अपना किरदार अदा करना होगा, फिर जाके मुस्तकिल फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं, मुस्तकिल। हमारे यहाँ देखें ना जी, इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यह है कि हमारी टोटल कोई 7-8 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ, और उसमें बड़ा हिस्सा जो हम अमेरिका को बेचते हैं, हम भी कमाते हैं 3-4 अरब डॉलर, लेकिन बड़ा हिस्सा हम टेक्सटाइल बेच के कमाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। कपास हमने तबाह कर ली, वहाँ पूरी बेल्ट के अंदर हम गन्ना उगाते हैं क्योंकि शुगर मिलर्स बड़े तगड़े हैं, सारे पॉलिटिकल फैमिलीज हैं बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल आपका रेमियर खान का जो बेल्ट है, कपास आपके बावलपुर बेल्ट से माइनस हो गई है। सर जरदारी साहब की शुगर मिल रही है, शरीफ फैमिली की शुगर मिल हो रही गई है, इतने तगड़े सियासतदान हैं, सबकी शुगर मिल रही है, और गन्ना लगा रहे हैं। और जो पानी है, कपास हमने अहमियत है पाकिस्तान की फ्यूचर की, वो हम गन्ने की फसल को दे दे के साल की फसल है, हमने पानी का भी बेड़ा गर्क किया। 15-16 मिलियन बेल से हम 5-6 मिलियन बेल्स कॉटन पे आ गए। तो अमेरिका से हम कॉटन मंगवाते हैं, फिर हम कहते हैं यहाँ बनाएंगे, बिजली हम देंगे, बांग्लादेश से भी महंगी, इंडिया से भी महंगी, अफगानिस्तान से भी महंगी, थाईलैंड से भी महंगी। बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट रेट हम उनसे 2 गुना पे रखेंगे। तो फिर सोचते हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद भी हमारी टेक्सटाइल दुनिया में बरामद होगी, नहीं हो सकती ना, फिर वो नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हकीकी मानों में हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक ना होने की वजह से जितना नुकसान उन लोगों ने उठा लिया है, मेरा ख्याल है कि ये उनकी हिम्मत है कि वो आज भी पाकिस्तान में टिके हुए हैं। और जो पिछले सालों में आपने देखा कि हमारी बहुत बड़ा एक रेशियो पाकिस्तान से बिजनेस कम्युनिटी मूव कर गया है। उन्होंने कहा कि जी हमारे हाथ खड़े हैं। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो टेक्सटाइल सेक्टर का ही हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर का हुआ है। ये पीटीआई के दौर में शायद 2020-21 में था या कौन सा साल है जिसमें 19.5 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उसके बाद अब हम आ गए हैं कोई 14 अरब डॉलर या 15 अरब डॉलर। उस वक्त मैं आपको बताता हूँ जो हकीकत है उसको मैं आपके सामने। उस वक्त कोरोना था, पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की मार्केट जो थी वो बंद थी। पाकिस्तान में एक पॉलिसी आई थी स्मार्ट लॉकडाउन, कि जहाँ पर आप कोरोना फाइंड आउट करें आप उस पोर्शन को बंद करें, रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो आप उसको कंटिन्यू करें। और एक अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने बिजनेस किया और उस वक्त बांग्लादेश, इंडिया
और यूरोपीय यूनियन को आप यकीन करें कि हमने मात दे दी थी। हमारा इतना, बल्कि हम हंसते थे, देसी जुबान में कहते हैं कि हमारी टाकियां भी बिक गई हैं। सर लेकिन 19.5 अरब डॉलर से अब 30 अरब डॉलर होना चाहिए था ना 5 सालों में। अब वो 15 अरब डॉलर पे आ जाए तो फिर तो अपना सर पीटना चाहिए कि हमने क्या जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम अल्टीमेट देखें ये जो ब्रेक आगे ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे डिस्कस करते हैं। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। रांझा साहब, जो इस वक्त टैरिफ वॉर्स है उसमें अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए एक हिकमत चाहिए, दानाई चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, वो हमारे पास कोई नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल है, और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। ज़ाहिर है कोशिश तो हम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इश्यूज़ हैं, एनर्जी का इशू साथ में है, टैरिफ्स के इश्यूज़ हैं, जिसके बीच में इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए और इससे कुछ फ़ायदा उठाने के लिए हमें जो कॉस्ट्स हैं उनको नीचे लेके जाना पड़ेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह, इकॉनमी को माजी में भी उनकी और उनकी टीम ने बड़ी अच्छी तरह सिचुएशन को हैंडल किया है, और आगे भी, बिकॉज जिस तरीके की एक हो रही है, अगर हम अपनी और इस पे काफ़ी वर्किंग भी जारी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है उसमें जो टेक्निकल लोग हैं वो ये जो रेड टेप्स हैं और बॉटल नेक्स हैं उनको रिमूव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद छोटा सा भी कोई चीज़ या डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ डिले हो जाए जिसकी वजह से कोई प्रोसेस रुक रहा हो, कोई डेवलपमेंट का या कोई इकॉनमी रिलेटेड इशू हो, तो वो खुद उसको बड़ा स्ट्रांगली उसको टेकअप भी कर रहे हैं, और डिले जो है किसी किस्म का भी इस मैकेनिज़्म को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के हवाले से किसी किस्म का भी जो डिले है उसको वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर ले। तो आई स्ट्रांगली फील कि शहबाज साहब और उनकी जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनकी कैबिनेट, पाकिस्तान को बिल्कुल ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है टैरिफ्स के ऊपर, हम इसको इंशाल्लाह अवेल करेंगे, और इन द मीनवाइल हमारी इंडस्ट्रीज़ भी, हमारे बाकी सारे सेक्टर्स भी, वो पूरे के पूरे सेक्टर्स भी कोशिश करेंगे कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे सर अवलीन तरजीह तो रांझा साहब ये होनी चाहिए कि आपका आधा टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त मुसीबत में है। बिजली की कीमतें और वो पॉलिसी रेट तो नीचे लाना ही लाना है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर वैसे ही मुसीबत में है। तो आपको एक वो BMR होता है, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, वो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक पैकेज लाना पड़ेगा कि जो बंद पड़े हुए हैं यूनिट्स वो चल पड़ें। जो कारोबारी लोग यहाँ से छोड़ के दूसरे हमारे करीब खित्ते के ममालिक में चले गए हैं, उनको ऑफर्स करें कि भैया वापस आओ, अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पैसा लगाओ, ज़्यादा कमाओगे। तो उसके लिए आपको एक साजगार फ़िज़ा बना के माहौल बनाना पड़ेगा और उनको कायल करना पड़ेगा कि यहाँ फैक्ट्री लगाओ बजाय बांग्लादेश जाने के या कहीं और जाने के। आपने नदीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस पे अब तो काफ़ी काम हुआ। जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टर का पाकिस्तान में, अब वो दोबारा से स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी इन ऑल सेगमेंट्स जो है वो पाकिस्तान में आ रही है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आ चुकी है, लेकिन आ रही है। और अगर ये कॉन्टीन्यूटी स्टेबिलिटी की इसी तरह रहेगी तो मैं कई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मिला हूँ, बिजनेसमैन को मिला हूँ, जो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर री इन्वेस्ट करके उसको एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फोरसी कर रहे हैं पाकिस्तान की फ्यूचर में। तो हालात जिस तरीके से हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट की भी एफर्ट्स हैं, आए रोज़ इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, हमारे मरकज़ी दारुल हुकूमत में हो रही हैं, जिसके बीच में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टर्स का, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से चले गए थे या जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसको रिवाइव करने के हवाले से, उसको दोबारा से कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करने के हवाले से काफ़ी एफ़र्ट्स हुई हैं। और उन एफ़र्ट्स का ज़िक्र अब US में भी जो है बिज़नेसमैन जो है, बिज़नेस कम्युनिटी जो है US की, वो भी अब पाकिस्तान को ख़ुद पिच कर रही है कि हम आने वाले वक्त में अगर कहीं पे पैसे उनके इन्वेस्टर्स ने भी लगाने तो वो भी पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे जो माइंस एंड मिनरल वाला जो साइड है, जो एनर्जी वाला साइड है और एग्रीकल्चर भी, इन जगहों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी करें।
तो ये सारी एफर्ट्स हैं अब आपके सामने। इंशाल्लाह हम ये नहीं कहेंगे कि 100% ये सब चीज़ें हासिल हो चुकी हैं, बट हम उस रास्ते पर हैं, हमारी रफ्तार जो है वो मुस्तहकम है और हम यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है निसार जट साहब कि एक तो उन्होंने आज फ़ौज के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ ने उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की बातें भी काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुआ था कि वो 2 साल की रिटायरमेंट की जो कदगन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो जैसे ही वो सदर बनना चाहेंगे तो सदर बन जाएंगे, जरदारी साहब रुखसत हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा जिस पे आज इंडिया में बड़ा ववेला है इसके ऊपर कि हम मशरक़ की जानिब से अपने हमले का आगाज़ करेंगे अगर इंडिया ने दोबारा हरकत की और इंडिया तैयार रहे कि हम उसे कहीं पर भी मार सकते हैं। आपका रद्द-ए-अमल इस बयान के ऊपर? जी बिल्कुल। अपना मलिक साहब, मैं एक बात जैसे राजा साहब, थोड़ा सा मैं राजा साहब की बात को कोट करना चाहूँगा। माजर के साथ मेरे बड़े भाई हैं जो इस वक्त ये तय करना पड़ेगा आप बड़े हैं या वो बड़े हैं? चलो वो छोटे हैं छोटा कह लेता हूँ। इस वक्त जो आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के अंदर ना, इस माहौल में आपका इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से SIFC आपका जो है वो फेलियर की तरफ गया है। यहाँ पर बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई कि जी अरब ममालिक से डेलीगेशंस आए, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। वो $100 अरब की बात हो रही थी जी, और वो नील बटन नील पे जाके अब आज भी खड़ी है। और मेरा ख्याल है कि आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्क्वीज़ हो गई है, और उस स्क्वीज़ इकॉनमी के अंदर रहते हुए अब आप जो है बिल्कुल एक अजीब व गरीब की सूरत हाल में है, और आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जो आप ये कह सकें कि हम इस प्लान के तहत पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आफ्टर वॉर हमने एक कैंपेन लॉन्च की कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम उसको सबसे पहले उस पर इंडिया को लेकर आएंगे कि हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का जो मुआहदा है उसको आप कैसे मुतासर कर सकते हैं, हम अभी तक उसमें कुछ भी नहीं कर सके। ये मॉनसून है, इसके बाद आपको जो पानी की शॉर्टेज है उसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। उसके बाद कश्मीर का जो इशू है, मेरा ख्याल है कि आज तक हमें अमेरिका तसल्ली देता रहा है। आज तक अमेरिका ने हमारी उस मामले पे कभी भी कोई भी मुआवनत नहीं की, करेगा भी नहीं और करेगा भी नहीं। मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ रामलीला कहानी है। इंडिया जाने USA जाने, हमारा मामला इंडिया के साथ अपना है, हमारी उनके साथ एक बाउंड्री वॉल है। इंडिया के मामले में हम खुद सोल्जर हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट पाकिस्तान की मोहब्बत का हमें नहीं चाहिए। हम खुद सोल्जर हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान राइट से करे, लेफ्ट से करे, ऊपर से करे, नीचे से करे, हम ये समझते हैं कि मैं उसके ऊपर आपको एक वाक़या सुनाऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार से जा रहे थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो उन्होंने कहा आपको क्या हुआ है उमर, क्यों इस तरह कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मुझे डर है कि आज दुश्मन जो हम पर वार ना करे, तो मैं कभी आपके आगे जाता हूँ, कभी आपके पीछे जाता हूँ, कभी दाएं जाता हूँ कि वार हो तो मैं आपका दिफा कर सकूँ। हम पाकिस्तान के आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, राइट भी खड़े हैं, लेफ्ट भी खड़े हैं। इंडिया अगर हमाकत करेगा, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम शहादत हासिल करने वाली कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ा हौसला दिया है, इस मामले पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज के हालात पाकिस्तान के पॉलिटिकली हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूं कि अगर हम एक सफ में खड़े होकर हथियारबंद होकर अपने मुखालिफ का मुकाबला करें और हम एक दूसरे की जानिब इस निगाहों से देखें कि हमने एक दूसरे के साथ क्या किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं पैदा करेगा। ये हमारी सफ़ों में साथ खड़े हुए भी हमारे लिए एक तकलीफ दे लगा। घर के अंदर यकजहती होनी चाहिए, घर के अंदर यकजहती होनी चाहिए। हाँ। लिहाजा अफवाज पाकिस्तान, हमारा जो बॉर्डर पे खड़ा फौजी, वो हमारे सर का ताज है। इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना हम उनके साथ करें। आपके ऊपर कोई 9 मई का मुकदमा है? जी है। मेरे ख्याल इस बयान के बाद आम माफ़ी आपके लिए ऐलान होना चाहिए। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं इस बात पे हूँ कि 9 मई को आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था साने हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है
कि 9 मई के ऊपर इंसाफ नहीं हुआ। 9 मई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई, और ये जो आज सजाएं हुई हैं ये सिर्फ इंतकाम है, इससे ज्यादा ये कुछ रांझा नहीं। साहब की हुकूमत जो कुछ कर रही है ये गलत कर रही है रांझा साहब, लेकिन आज मुझे नहीं दोबारा पता अपने कि टॉपिक पे आ जाओ। जनरल इनकी अहमद शरीफ हुकूमत का जो अफोर्ड बयान कैसे है, करेगी? भारत ने हमला किया तो इस बार मशरक से आगाज करेंगे। आप अगर इंडियन मीडिया देखते हैं तो आज इसके ऊपर बहुत ही वावेला है, ये मशरक से हमला आगाज करने वाली बात के ऊपर आपका तज्जिया इसके ऊपर क्या कहता है? देखिए, इंडियन जो बयानिए जंग के हवाले से रहे हैं, वो जब ये सूरत हाल जंग की चल रही थी उस दौरान जो भी उन्होंने बातें की, बिल्कुल उसके उल्ट हालात दुनिया को देखने में सामने आए। एक गैर जिम्मेवारी का जो सबूत था उसके मीडिया ने भी दिया, उसकी अफवाज ने भी दिया, और पूरी दुनिया के आगे उनकी अफवाज का जो प्रोफेशनलिज्म था, उनके स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का जो प्रोफेशनलिज्म था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो अब लग चुका है। और वॉरफेयर को देखने और समझने वाले लोग जो है अब वो इंडिया की मूव्स को या उनके क्लेम्स को अब वो संजीदगी से नहीं लेते जिस तरह माजी में इंडिया बातें किया करता था, और इंटरनेशनल वर्ल्ड बड़ी संजीदगी से उन मामलात को लेती थी। तो जहाँ तक इंडिया का अपना अभी इंटरनेशनली तौर पे देखें, अभी भी वो बात क्या कर रहा है, दुनिया अमन की तरफ जाना चाह रही है। तमाम लोग चाह रहे हैं कि दुनिया में कारोबारी हवाले से, माशियात को आगे लेके जाने के हवाले से, और हर मुल्क में अवाम की खुशहाली के हवाले से जंग जो है वो मुफीद नहीं है। और इंडिया अभी भी देखें, उसकी ज़िम्मेदारी का और उसकी सोच का मुताला करें कि वो अभी भी हमले और जंग की बात कर रहा है। मतलब एक्ट ऑफ वॉर की, एक्ट ऑफ एग्रेशन, जिसको ना इंटरनेशनल लॉज जिसकी इजाज़त देते हैं, ना जिसकी कहीं पे इखलाकियात में कहीं पे उसकी कोई जगह है, इंडिया अभी भी वो क्लेम्स कर रहा है। तो नदीम भाई, हमें यहीं से अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि इंडिया की जो क़यादत है, जो उनकी लीडरशिप है, उसका लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस जो है वो इस वक्त क्या है। तो अगर ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है तो मेरे ख्याल से इंडिया को किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं, इंडिया खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में इस वक्त जो है एक बड़ा मायराना तजर्बा जो है उसका सामने आ रहा है, और वो खुद ही अपना इंटरनेशनली भी बेड़ा गर्क कर रहा है इस तरह के बयान दे के। और स्ट्रेटेजिकली तो उसके बयान में जो डेप्थ है वो मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि वो किसी किस्म का उसमें कोई वैल्यू नहीं है। शुक्रिया।